एवरीवन, वेलकम टू अपना सपना JRF एंड वेलकम टू दिस वीडियो। मैं हूं कोमल शर्मा और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं PYQ प्रैक्टिस फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस दिसंबर 2023। तो आज की वीडियो जो है पार्ट बी के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए है और इसके अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। यानी इस वीडियो में जो कि मैराथन वीडियो है, यहाँ पर हम बहुत सारे पार्ट बी के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं और ये जो है वीडियो नंबर 2 है। यानी कि एक वीडियो मैं इसी टॉपिक के ऊपर जिसमें हमने पार्ट बी के क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया है वो अपलोड कर चुकी हूँ। आई होप आपने वो देख ली होगी और ये आज सेकंड वीडियो है। तो चलिए अपना मैराथन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को डिस्प्ले करूंगी, आपको उसके लिए 1 मिनट मिलेगी क्वेश्चन को सोल्व करना है। जैसे ही आपका टाइम पूरा होगा फिर उस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि यूनिट नंबर 6 यानी प्लांट फिजियोलॉजी से आया है। उसमें जो फाइटो हार्मोन हम पढ़ते हैं ABA से क्वेश्चन है। आपका टाइम स्टार्ट हो गया है। क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिएगा और आंसर देखिए इसका क्या होगा। ठीक है, आपका समय पूरा हो गया है। आई होप आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। चलिए मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है यूनिट नंबर 6 से आया है। यहाँ आपको 4 स्टेटमेंट दी गई हैं अबाउट द फाइटो हार्मोन ABA। चारों में से 3 गलत है, 1 सही है। आपको बताना है कौन सा सही है। सबसे पहला स्टेटमेंट रीड करते हैं। हाई लेवल ऑफ ABA प्रीडोमिनेंटली प्रमोट द विविपेरी। विविपेरी क्या होता है पहले ये देखते हैं और फिर देखेंगे कि ABA इसको प्रमोट करता है या इनहिबिट करता है। तो देखो, हम सभी जानते हैं कि जो फ्रूट होता है उसके अंदर सीड्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर अगर कोई वेजिटेबल है तो उसके अंदर सीड्स प्रेजेंट होते हैं। तो होता क्या है कि जब सीड यहाँ से निकल जाते हैं, निकलने के बाद वो कुछ टाइम तक डोरमेंट रहते हैं, यानी जर्मिनेट नहीं करते। जर्मिनेट कब करते हैं? जब हम उन्हें मिट्टी में दबाते हैं, उनको सब चीज़ों की जो रिक्वायरमेंट है वो देते हैं, तब वो जर्मिनेट करके बाहर निकलते हैं। लेकिन जब ऐसा हो जाता है कि मानो ये हमारा टमाटर है और उसके अंदर ये इसके सीड हैं, अब ये सीड जो है इतना भी वेट नहीं कर रहे हैं कि तुम्हें बाहर निकलना है उसके बाद जर्मिनेट करना है, वो यहीं पर जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं। इस फिनोमेना को बोलते हैं विविपेरी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रॉबेरी है उसके अंदर ये सीड्स होते हैं और ये सीड्स क्या कर रहे हैं, अभी अपने फ्रूट पर ही है, वहीं से जर्मिनेट करना स्टार्ट कर दिया है। तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं विविपेरी, ठीक है। तो हमने एक बात पढ़ी थी कि जो ABA होता है, आज जो वीडियो मैंने अपलोड की है उसमें पार्ट C के क्वेश्चन मैंने कराए हैं। वहां मैंने बताया था कि ABA जो होता है वो सीड को डोरमेंट करता है, यानी सीड की डोरमेंसी करवाता है। डोरमेंसी का मतलब है कि जब तक सही समय नहीं आएगा तब तक सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। तो ABA क्या करता है, सीड को डोरमेंट करवाता है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि सीड के जर्मिनेशन को रोकता है। सीड के जर्मिनेशन को ये रोकता है। और इसका अपोजिट काम कौन करता है? GA यानी कि जिब्रेलिक एसिड जो होता है ये सीड की जर्मिनेशन करवाता है। यदि हमें सीड का जर्मिनेशन करवाना है तो वहां हमें ABA को कम करना पड़ता है जबकि GA को ज्यादा करना पड़ता है। लेकिन अगर सीड को डोरमेंट करवाना है, डोरमेंसी में रखना है, यानी कि वो जर्मिनेट ना करे, तो वहां हमें ABA को ज्यादा रखना पड़ता है और GA को कम रखना पड़ता है। तो विविपेरी कब होती है? विविपेरी तब होती है यदि यहाँ इस सीड के अंदर ABA का लेवल अगर कम हो गया है। तो ABA जैसे कम होता है सीड जर्मिनेट करता है। अब सीड को नहीं पता कि वो कहाँ है, वो किसी मिट्टी में है या फ्रूट में है या फिर वेजिटेबल में है।
वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर लेवल क्या है। अगर ABA ज़्यादा है तो वो सीड डोरमेंट रहेगा, लेकिन अगर किसी सीड के अंदर ABA का कंटेंट कम हो गया है तो वो सीड जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देता है, अब चाहे वो कहीं पर भी हो। तो विविपैरी कब होती है? यदि सीड के अंदर ABA कम है तो विविपैरी होती है। और विविपैरी को ही हम प्रिकॉशियस जर्मिनेशन भी बोलते हैं, प्रिकॉशियस जर्मिनेशन भी बोलते हैं, यानी टाइम से पहले जर्मिनेशन हो जाना, दिस इज कॉल्ड विविपैरी। तो विविपैरी कब होती है? यदि सीड के अंदर GA का लेवल ज्यादा है और ABA कम हो गया है तो वो अपने फ्रूट, अपने वेजिटेबल के अंदर ही जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है कि अगर ABA का हाई लेवल है तो वो विविपैरी को प्रमोट नहीं करता है, वो विविपैरी को इनहिबिट करता है, लेकिन यहाँ लिखा है प्रमोट करता है, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। ABA बीटा डी ग्लाइको ग्लूकोसाइल एस्टर इज एन एक्टिव फॉर्म ऑफ ABA, गलत स्टेटमेंट है, ये एक्टिव फॉर्म नहीं होती है ABA की। इनएक्टिवेशन ऑफ ABA इन्वॉल्व इट्स ऑक्सीडेशन टू फेजिक एसिड, यानी कि मुझे अगर ABA को इनएक्टिव करवाना है किसी भी वजह से, मतलब मैं ये चाहती हूँ कि मेरे सीड में जर्मिनेशन हो जाए तो मुझे ABA को इनएक्टिव करना पड़ेगा। तो ABA को अगर इनएक्टिव करना है तो ऑक्सीडेशन किया जाता है और ABA को कन्वर्ट कर दिया जाता है फेजिक एसिड में। ये बात बिल्कुल सही है, अभी मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगी। ABA बायोसिंथेसिस अकर इंटायरली इन द प्लास्टिड, मतलब ABA जो फॉर्म होता है वो पूरा जो प्रोसेस है प्लास्टिड में ही होता है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। देखो कैसे, ये हमने देख लिया है विविपैरी है, ABA अगर ज्यादा है तो विविपैरी नहीं होगी, कम है तो विविपैरी होगी। यहाँ देखो ये है सिंथेसिस, यहाँ आप देख सकते हैं अगर ABA को फॉर्म करना है तो वहां हमें 2 कंपार्टमेंट की जरूरत होती है, सबसे पहले प्लास्टिड और फिर साइटोप्लाज्म, यानी ABA की सिंथेसिस स्टार्ट होती है प्लास्टिड में और खत्म होती है साइटोप्लाज्म में। लेकिन हमारे स्टेटमेंट में क्या दिया है कि सारी प्रोसेस जो है प्लास्टिड में ही खत्म हो जाती है, इसलिए हमने उसको गलत किया है। तो प्लास्टिड में बीटा कैरोटीन होता है, ये कन्वर्ट होता है जियाजेंथिन में, ये कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ जैप, यानी कि जियाजेंथिन एपीऑक्सीडेज से कन्वर्ट होता है वाइलोजेंथिन में, वाइलोजेंथिन कन्वर्ट होता है नियोजेंथिन में, अब नियोजेंथिन कन्वर्ट होता है जैंथोजिन में, और ये फिर आता है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में आने के बाद ये कन्वर्ट होता है ABA एल्डिहाइड में, ABA एल्डिहाइड कन्वर्ट होता है ABA में, ठीक है। तो यहाँ ABA फॉर्म हो गया है। अब अगर हमें ABA की जरूरत नहीं है तो उसको इनएक्टिव करते हैं, कैसे? यहाँ उसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ ABA8 हाइड्रोक्सिलेज, जिससे वो कन्वर्ट हो जाता है फेजिक एसिड में, और ये इसकी इनएक्टिव फॉर्म है, यानी जैसे ही ABA यहाँ कन्वर्ट हुआ अब ABA अपना काम नहीं कर पाएगा। ये क्या है? ये फिनोमिना साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। ABA इसको कैटाबोलिज्म बोलते हैं और इसको ABA8 हाइड्रोक्सिलेज करता है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन अभी भी बन सकते हैं, ये पूछ ले आपको कि ABA का कैटाबोलिज्म कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। कौन करता है? ABA8 हाइड्रोक्सिलेज करता है। किसमें कन्वर्ट करता है? फेजिक एसिड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो अगर ABA को इनएक्टिव करवाना है तो उसको ऑक्सीडेशन करवा के इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर केवल जो C स्टेटमेंट है ये सही है, बाकी तीनों गलत है। इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही आंसर है द थर्ड ऑप्शन। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगेन आपके पास जो है इस क्वेश्चन के लिए भी 1 मिनट है और टाइम स्टार्ट हो गया है आपका। ये क्वेश्चन आया है यूनिट नंबर 3 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से, लैकोपेरोन से।
ओके, तो ये क्वेश्चन है यूनिट नंबर 3 से, लैक ऑपेरॉन के रिगार्ड में दिया है। देखो क्या दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमें बताया है क्वेश्चन में हमें लैक ऑपेरॉन के बारे में बताया है। चलो उसको एक बार थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करके समझते हैं। ये है मानो मेरे पास लैक ऑपेरॉन, जिसमें यहाँ होता है प्रमोटर, यहाँ होता है ऑपरेटर, यहाँ होता है स्ट्रक्चरल जीन। यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ये स्ट्रक्चरल जीन। इस जीन में जो है फर्दर 3 जीन होते हैं, ठीक है। ये जो जीन होता है ये बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये वाला जीन बनाता है एसिटाइलेज, और ये बनाता है नहीं ये बनाता है परमेज, ये बनाता है ट्रांस एसिटाइलेज, और ये बनाता है परमेज, ठीक है। तो यहाँ होते हैं, ये होता है जेड जीन होता है, और ये शायद एक्स होता है, और ये ए होता है। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे कमेंट करके बताना, या फिर आप इसका एक बार सीक्वेंस देख लेना। ये तो फॉर श्योर जेड होता है, इनके बारे में मैं थोड़ा सा श्योर नहीं हूं। पर यहाँ 3 जीन होते हैं जो कि लगातार प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं। यहाँ प्रोमोटर है, यहाँ ऑपरेटर है। तो देखो होता क्या है कि सबसे पहले जो आरएनए पॉलीमरेज है जो आकर के इसका ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा, ये जो डीएनए का पार्ट है सबसे पहले उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर ट्रांसलेशन होगा, और तब ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमेज और ट्रांस एसिटाइलेज बनेंगे, ठीक है। तो ये डीएनए का पार्ट है। सबसे पहले यहाँ पर आता है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज आकर क्या करता है, यहाँ बाइंड होता है, और बाइंड होकर के ये आगे बढ़ता है। आगे बढ़ के सबसे पहले ये जो लैक जेड जीन है उसका ट्रांसक्रिप्शन करता है, यानी कि यहाँ एमआरएनए बनाता है। इसके बाद फिर ये आगे बढ़ के ये वाला जो है एक्स, इसका एमआरएनए बनाता है। फिर ये आगे जाएगा और जाकर के इसका एमआरएनए बनाएगा। फिर यहाँ एमआरएनए बनने के बाद फिर ट्रांसलेशन होकर के यहाँ प्रोटीन बनता है, यहाँ प्रोटीन बनता है, और यहाँ प्रोटीन बनता है। इस तरीके से हम पढ़ते हैं लैक ऑपेरॉन। लेकिन क्वेश्चन में मेंशन है कि यदि जो लैक ऑपेरॉन है उसमें एक नॉन सेंस म्यूटेशन हो गया है, जिस वजह से, और किस में हुआ है, ये नॉन सेंस म्यूटेशन हुआ है जेड वाले जीन में। मतलब यहाँ पर जो जीन है केवल उसमें जो है नॉन सेंस म्यूटेशन हो गया है। लेकिन म्यूटेशन तो हुआ है इसमें, लेकिन प्रोटीन ना ही तो ये फॉर्म हुआ, ना ही ये फॉर्म हुआ, ना ही ये फॉर्म हुआ। इसका तो मानते हैं कि ठीक है ये इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ नॉन सेंस म्यूटेशन हो गया है। नॉन सेंस म्यूटेशन क्या होता है, अचानक से स्टॉप कोडोन का आ जाना। जैसे देखो अभी ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है, जैसे स्टॉप कोडोन आते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन वही रुक जाता है। अब इस जीन में कुछ ऐसा म्यूटेशन हुआ है कि वहाँ स्टॉप कोडोन आ गए हैं, जिस वजह से ट्रांसक्रिप्शन रुक जाती है, ठीक है। तो यहाँ नॉन सेंस म्यूटेशन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन रुक गई है, तो ये जो प्रोटीन है हमें नहीं मिला। लेकिन इसके कारण, इस नॉन सेंस म्यूटेशन के कारण ना ही हमें ये प्रोटीन मिला है, ना ही हमें ये प्रोटीन मिला है। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? अच्छा, ये क्यों नहीं मिले हैं? क्योंकि यहाँ पर एक ही आरएनए पॉलीमरेज इन तीनों का ट्रांसक्रिप्शन करता है। लेकिन जैसे ये थोड़ा आगे बढ़ा, थोड़ा सा बस ये एमआरएनए बना पाया, तुरंत वहाँ स्टॉप कोडोन आ गया। स्टॉप कोडोन आ गया तो ये यहाँ से निकल के चला गया। हालांकि ये बिल्कुल सही थे, इनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाया क्योंकि यहीं से चीजें रुक गई हैं। इसको बोलते हैं पोलर म्यूटेशन। इसको बोलते हैं पोलर म्यूटेशन। अ म्यूटेशन दैट अफेक्ट द ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ऑफ पार्ट ऑफ द ऑपेरॉन डाउनस्ट्रीम ऑफ द म्यूटेंट साइट इज रेफर्ड टू एज अ पोलर म्यूटेशन। इसका मतलब है यदि एक म्यूटेशन के कारण किसी ओपेरॉन में कोई भी म्यूटेशन हुआ है, इसके कारण इसके जो डाउन स्ट्रीम है यानी इसके बाद के जो जीन है उनका ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं होता है, इस इफेक्ट को हम बोलते हैं पोलर म्यूटेशन। आई होप ये समझ आया होगा। देखो क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड कर लेते हैं।
लैकोपेरोन में एक नॉनसेंस म्यूटेशन हुआ है इन द जीन इनकोडिंग बीटा गैलेक्टोसाइडेज। उस जीन में म्यूटेशन हुआ है जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है, यानी कि जेड वाला जो जीन है जो सबसे पहले प्रेजेंट है, was found to interfere with the expression of the downstream permease और ट्रांसएसिटाइलेज, जिसकी वजह से जो परमीज है और ट्रांसएसिटाइलेज है जो डाउनस्ट्रीम पर प्रेजेंट है उनका भी एक्सप्रेशन में इंटरफेयर हो गया है, मतलब वो नहीं बन पाए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे एक्सप्लेन दिस ऑब्जर्वेशन मोस्ट अप्रोप्रिएटली, तो वो होता है पोलर इफेक्ट। इसको बोलते हैं म्यूटेशन का पोलर इफेक्ट, जिसकी वजह से म्यूटेशन हुआ है एक में लेकिन बाकी के भी जो ट्रांसक्रिप्शन है ट्रांसलेशन है वो रुक गया है। सो द सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन के लिए तो 40 सेकेंड काफी है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगेन यूनिट नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द फोटोसिंथेसिस इज इनकरेक्ट। फोटोसिंथेसिस के रिगार्ड में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? 3 सही है, 1 गलत है, आपको बताना है कि कौन सा गलत है। चलिए, तो उसके लिए सबसे पहले हम एक सुंदर सा और बड़ा सा क्लोरोप्लास्ट बना लेते हैं। ये है सुंदर सा और बड़ा सा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर सबसे पहले तो 2 लेयर होती हैं, हालांकि मैं एक ही ड्रॉ कर रही हूँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्लोरोप्लास्ट में 2 मेम्ब्रेन होती है। इसके अंदर एक मेम्ब्रेनल सिस्टम होता है, इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं ग्रेना। और इसमें ये जो एक है इसको बोलते हैं थाइलाकोइड, इसको बोलते हैं थाइलाकोइड। और ये जो बाकी का पार्ट है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। और क्लोरोप्लास्ट हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस के अंदर 2 रिएक्शन होती हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में हमें एज सच सनलाइट की जरूरत होती है और डार्क रिएक्शन में सनलाइट की जरूरत नहीं होती है। इनका मतलब ये नहीं है कि लाइट वाला डे टाइम पे होगा और डार्क वाला नाइट टाइम पर होगा, बस ये नाम जो है इस बिहाफ पर रखा गया है कि कौन से इवेंट को लाइट की ज़रूरत है, कौन से इवेंट को लाइट की ज़रूरत नहीं है। तो जो लाइट रिएक्शन होती है, फोटोसिंथेसिस की जो लाइट रिएक्शन है वो थाइलाकोइड के अंदर होती है। अच्छा, थाइलाकोइड की एक स्ट्रक्चर में यहाँ ड्रॉ कर लेती हूँ। ये मैंने लिया है एक थाइलाकोइड यहाँ से, इसको समझने के लिए। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, तो ये वाला पार्ट जो है ये है थाइलाकोइड का मेम्ब्रेन और ये होता है थाइलाकोइड का ल्यूमेन। अब थाइलाकोइड के पास 2 मेम्ब्रेन नहीं है, ये जो हमारी मेम्ब्रेन होती है वो बाई लेयर होती है, वो मैंने दिखाया है। थाइलाकोइड के पास एक ही मेम्ब्रेन होती है। इस मेम्ब्रेन में यहाँ पर फोटोसिस्टम प्रेजेंट होते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है और ये क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए यहाँ लाइट रिएक्शन हो पाती है। तो थाइलाकोइड का ये मेम्ब्रेन है, ये थाइलाकोइड का ल्यूमेन है और यहाँ इस लाइट रिएक्शन के कारण 2 चीजें बनती हैं, एक ATP और NADPH। ये 2 कंपोनेंट जो है इस लाइट रिएक्शन से बनते हैं, इनको थाइलाकोइड बनाता है। अब ये बन गए हैं तो यहाँ ये जो स्ट्रोमा वाला पार्ट है इसमें होती है डार्क रिएक्शन और यहाँ पर जो CO2 होती है, CO2 से बनता है ग्लूकोज, यानी कि कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं, ये बनते हैं। अब इस प्रोसेस के लिए ATP की ज़रूरत होती है, NADPH की, तो ये ATP और ये NADPH यहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं और अल्टीमेटली कार्बोहाइड्रेट मिलता है, यानी प्लांट अपना फूड बनाता है। तो ये रिएक्शन होती हैं। अब देखो फर्स्ट में क्या लिखा है, हमें क्या बताना है, गलत बताना है। लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन,
बिल्कुल सही बात है। लाइट रिएक्शन कहाँ, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स में होती है, बिल्कुल सही है। ATP एंड NADH आर फॉर्म इन थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, ये भी बिल्कुल सही बात है। लाइट रिएक्शन जहाँ होगी वहीं पर ADP और NADPH बनेंगे। तो लाइट रिएक्शन कहाँ हुई है, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में, तो वहीं पर ATP और NADPH भी बनते हैं, ये बात भी सही है। ल्यूमेन इज द इनक्लोज इंटरकनेक्टेड रीजन ऑफ द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, मतलब कि ये थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है, इसके अंदर का ये जो पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं, थाइलाकोइड का ल्यूमेन बोलते हैं, तो ये भी सही है। NADPH इज फॉर्म ड्यूरिंग द कार्बन रिएक्शन बाय द एंजाइम प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा, ये कह रहा है कि जो NADPH है वो कहाँ बनता है, वो बनता है कार्बन रिएक्शन के दौरान, और उसको कौन बनाता है, वो एंजाइम जो कि स्ट्रोमा में होते हैं। बिल्कुल गलत बात है, स्ट्रोमा में तो ऑफ कोर्स स्ट्रोमा में कार्बन रिएक्शन होती है जिसको हम डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं, वो स्ट्रोमा में होता है, लेकिन NADPH तो कहाँ बनता है, लाइट रिएक्शन में बनता है, ना कि डार्क रिएक्शन में। यानी NADPH लाइट रिएक्शन में बनता है और थाइलाकोइड के अंदर बनता है, जबकि स्ट्रोमा में क्या होती है, कार्बन रिएक्शन होती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगी, क्योंकि इसमें ये कह रहा है कि NADPH कहाँ बना है, स्ट्रोमा में बना है, लेकिन NADPH थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में बनता है। तो हमसे गलत ही पूछा है, ये गलत है, हमारा सही आंसर है द फोर्थ ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन 40 सेकेंड इज इनफ फॉर दिस क्वेश्चन, टाइम स्टार्ट हो गया है। ये आया हुआ है एनिमल फिजियोलॉजी से। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन दिया है कि 4 जो ऑप्शन है ये बताए हैं अबाउट द सिनेप्टिकल वेसिकल। तो कौन सी सिनेप्टिकल वेसिकल कैटेकोलेमिन को अपने अंदर रखती है, मतलब कौन सी वेसिकल में कैटेकोलेमिन प्रेजेंट होंगे, और यहाँ ये हम कहाँ देखते हैं, ये अंडर द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। ठीक है, आपको पता है व्हाट इज कैटेकोलेमिन, अभी जो फर्स्ट मैराथन मैंने ली थी पार्ट बी के ऊपर, उसमें मैंने बताया था कैटेकोलेमिन्स क्या होते हैं। हमारी जो किडनी होती है, किडनी के ऊपर एक कैप जैसी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जिनको हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, दोनों किडनी पर ये ऐसे होती है। ये जो ग्लैंड है ये कुछ हॉर्मोन्स को रिलीज करती है, जो भी हार्मोन ये रिलीज करती है उन्हें कैटेकोलेमिन बोलते हैं, जिसमें कि नोर एपिनेफ्रॉन, एपिनेफ्रॉन और डोपामिन आते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट याद होगा। तो इसमें लिखा है, और हाँ ये कैटेकोलेमिन बनते तो यहाँ हैं लेकिन काम कहाँ करते हैं, जो सिनेप्टिकल वेसिकल्स होती हैं जिसमें हार्मोन रिलीज होकर के ट्रांसफर किए जाते हैं, वहाँ पर ये यूज किए जाते हैं। तो ये एक वेसिकल के अंदर पहले स्टोर होते हैं और फिर ये ट्रांसफर होते हैं। तो आपसे पूछा है कि इन चारों में से कौन सी सिनेप्टिकल वेसिकल है जिसके अंदर कैटेकोलेमिन को स्टोर किया जाता है, वो रहती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कैटेकोलेमिन्स आर स्टोर्ड इन स्मॉल राउंड वेसिकल विद अ डेंस कोर। एक तो वो छोटी होती हैं, सर्कुलर होती हैं, मतलब राउंड में रहेंगी, और डेंस होती हैं, मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं है कि हमें दिख सके, वो बिल्कुल डेंस कोर होता है। These vesicles are called synaptic vesicles. Synaptic vesicles are located in the presynaptic terminal of the neuron. देखो कोई भी जो न्यूरॉन होता है, हमने पढ़ा है न्यूरॉन के बारे में, कोई भी जो न्यूरॉन होता है उसमें यहाँ ये एंड होता है और ये जो दूसरा न्यूरॉन होता है इससे इस तरीके से जुड़ी होती हैं ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है इसे क्या बोलते हैं, प्री सिनेप्टिक टर्मिनल बोलते हैं। तो ये वाला पार्ट क्या है, प्री सिनेप्टिक है, और ये क्या है, पोस्ट सिनेप्टिक है। तो यहाँ पर ये जो सिनेप्टिकल वेसिकल है ये यहाँ प्रेजेंट होती है, और फिर जब एक्शन करना होता है, काम करना होता है,
तो ये जो वेसिकल है ये फ्यूज होकर के जो भी इसके अंदर है वो यहाँ रिलीज कर देती है और फिर ये यहाँ चला जाता है, फिर इंफॉर्मेशन यहाँ आती है, फिर एक वेसिकल बनती है और वो यहाँ फ्यूज होकर के यहाँ रिलीज कर देती है, फिर वो दूसरे न्यूरॉन के पास जाती है। ऐसे ही इंफॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर लिखा है कि जो कैटेकोलामीन होते हैं वो स्मॉल, राउंड और डेंस कोर जो वेसिकल्स होती है उनमें पैक होते हैं। उन वेसिकल को बोलते हैं सिनेप्टिक वेसिकल। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ये न्यूरॉन का जो प्री सिनेप्टिक टर्मिनल होता है वहाँ प्रेजेंट होती है। और जब भी एक्शन पोटेंशियल होता है तो ये कहाँ चली जाती है? यहाँ पर आकर के फ्यूज होती हैं और कैटेकोलामीन को यहाँ पर रिलीज कर देती हैं। ये पोर्शन क्या है? इसको बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, जैसे देखो ये एक न्यूरॉन है, ये जो है दूसरा न्यूरॉन है, फिर यहाँ ये थर्ड न्यूरॉन है, ये फर्स्ट न्यूरॉन है। तो इसके अंदर यहाँ कैटेकोलामीन जो है वो एक वेसिकल में प्रेजेंट है। इसको बोलते हैं प्री सिनेप्टिक टर्मिनल ऑफ दैट न्यूरॉन। और जैसे ही एक्शन पोटेंशियल करना होता है तो ये यहाँ रिलीज हो जाते हैं, इसको बोलते हैं सिनेप्टिकल क्लेफ्ट। और फिर ये जो कैटेकोलामीन है ये यहाँ जाते हैं, इसको बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिकल टर्मिनल और इसको बोलते हैं प्री सिनेप्टिकल टर्मिनल। ऐसे होता है। फिर ये जब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ जा जाते हैं, फिर ये फिर से वेसिकल में पैक होते हैं, यहाँ रिलीज होते हैं, फिर यहाँ जाते हैं, फिर पैक होते हैं, फिर रिलीज होते हैं और ऐसे ही इंफॉर्मेशन आगे जाती है। ठीक है, तो जैसे देखो यहाँ हमने लिया है एक्सॉन है, ये इसका टर्मिनल पार्ट है, ये वो वेसिकल है जिसके अंदर ये क्या है? कैटेकोलामीन है, ये प्रेजेंट है। ये प्रेजेंट होता है तो फिर यहाँ जब फ्यूज होकर के ये सबको फ्री कर देती है, इसको बोलते हैं प्री सिनेप्टिकल क्लेफ्ट। और फिर ये यहाँ जाता है जिसको हम प्री सिनेप्टिक सेल बोलते हैं, फिर ये जो है यहाँ चले जाते हैं। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है? बस इतना पूछा है कि जिस वेसिकल में कैटेकोलामीन प्रेजेंट होते हैं वो कैसी होती हैं। वो स्मॉल होती है, राउंड होती है और डेंस होती है, ना कि क्लियर। ठीक है, लार्ज नहीं होती है, स्मॉल होती है, फ्लैटेंड नहीं होती है। तो कैसी होती है? स्मॉल होती है और राउंड होती है और डेंस कोर में होती है। ओके, तो सही आंसर हो जाएगा द सेकंड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के लिए 1 मिनट टाइम स्टार्ट हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है अ बैक्टीरियल कल्चर इनिशिएटेड फ्रॉम अ सिंगल बैक्टीरियल सेल विद अ डीएनए रिपेयर डेफिशिएंट सिस्टम is inoculated into several individual test tubes and allowed to grow in parallel. Wild type cells are also inoculated in a similar manner and grow simultaneously. After several generations, individual cultures are tested for resistance to antibiotics. Which one of the following statement describe the most likely outcome? क्या कहा है? यहाँ क्वेश्चन में हमें बताया है कि हमने एक बैक्टीरिया का सेल लिया है और उसको कई टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है हमने ग्रो किया है। तो जैसे ये एक टेस्ट ट्यूब ली है, ये एक टेस्ट ट्यूब ली है, ऐसे ही हमने कई सारी टेस्ट ट्यूब ली हैं जिनके अंदर हमने कुछ सेल्स को ग्रो किया है। ओके, यहाँ पर जैसे ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। यहाँ
फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में मान लेते हैं हमने वो बैक्टीरिया का सेल रखा है जिसके अंदर डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म नहीं है। ठीक है, मतलब अगर इस बैक्टीरिया के डीएनए में कोई भी म्यूटेशन हो जाता है तो वहां कोई मैकेनिज्म नहीं है जो उस म्यूटेशन को ठीक कर दे, वो फिर ऐसे ही रहेगा। जबकि सिक्स्थ जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर हमने वो बैक्टीरिया सेल रखा है, मतलब यही वाला बैक्टीरिया सेल है, बस डिफरेंस ये है कि वाइल्ड टाइप है, मतलब ये बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें सारे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो कि डीएनए के म्यूटेशन होने पर रिपेयर कर देते हैं। लेकिन यहाँ ये जो 5 टेस्ट ट्यूब हैं उसमें हमने वो बैक्टीरिया सेल रखा है जो जिसमें डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म नहीं है। ठीक है, अब ये कहा है कि कई बार इनको फिर कल्चर करवाया गया, जैसे यहाँ करवाया, फिर उसको उठा करके दूसरी प्लेट पर रख दिया इस बैक्टीरिया के सेल को, फिर उसको फिर से किसी दूसरी प्लेट में रखा गया, और इनके साथ भी ऐसा ही हुआ, बाकी जितने भी ये सेल थे, और यहाँ पर भी इसके साथ में भी ऐसा हुआ, ऐसे किया गया। अब आपसे पूछ रहा है कि क्या रिजल्ट रहेगा अगर हम ऐसा कर रहे हैं, और फिर हमने क्या किया, फाइनली सब कुछ करने के बाद उसे एक एंटीबायोटिक से, इसको एक एंटीबायोटिक से उसको हमने ट्रीट किया है। एंटीबायोटिक क्या होते हैं? ऐसे केमिकल जो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, ऐसे केमिकल्स जो कि बैक्टीरिया की डेथ करवा देते हैं, उनको एंटीबायोटिक बोलते हैं। ठीक है, तो क्या किया, अच्छा फॉर द इजीनेस हम क्या करते हैं, बस 2 टेस्ट ट्यूब रख लेते हैं। अभी मैंने समझा दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि यहाँ कई सारे टेस्ट ट्यूब में रखे हैं, लेकिन समझने के लिए मान लेते हैं ये वो टेस्ट ट्यूब है जिसमें हमने वो बैक्टीरिया रखा है जिसका रिपेयर मैकेनिज्म नहीं है, और यहाँ हमने वो बैक्टीरिया रखा है जिसके पास रिपेयर मैकेनिज्म प्रेजेंट था। अब हमसे पूछ रहा है कि कई बार कल्चर करने के बाद हमने उसको एंटीबायोटिक से ट्रीट किया है, तो तुम्हें क्या लगता है कि कौन से सेल या फिर कौन से बैक्टीरिया सेल इस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो गए हैं, मतलब उस एंटीबायोटिक से लड़ने के लिए कैपेबल हो गए हैं। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ जो रिपेयर मैकेनिज्म है वो प्रेजेंट नहीं है। मतलब मानो ये इसका डीएनए है और इसके डीएनए में कोई म्यूटेशन हो गया है, तो उसको ठीक करने वाला कोई नहीं है। अब जब हम इसको नए कल्चर में ग्रो कर रहे हैं तो ये डीएनए यहाँ आया, इसके पास रिपेयर मैकेनिज्म नहीं है, म्यूटेशन इसमें ऑलरेडी है, तो अगर कोई ऐसी कंडीशन जिसमें सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो इसकी डेथ हो जाएगी, या फिर ये ऐसा करेगा, अपने अंदर कुछ ऐसा चेंज करेगा, इस म्यूटेशन के कारण कुछ ऐसी चीजें फॉर्म हुई है जो उसको एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस दिला देती है, क्योंकि इसके पास एक चांस है। देखो कोई भी नया कैरेक्टर कब आता है, जब म्यूटेशन होता है। ये तो हमें पता है ना कि मानो कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, उसमें कोई वेरिएशन अगर आया है, कोई चेंज अगर आया है, तो वो म्यूटेशन के कारण आता है। अगर उसमें कहीं से भी म्यूटेशन ना हो तो वो ऐसा ही रहेगा जैसा वो है। तो म्यूटेशन के चांस कहाँ है? यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ जैसे ही म्यूटेशन हुआ ये एकदम से रिपेयर करेगा और फिर से चीजों को नॉर्मल कर देगा। लेकिन यहाँ क्या है, म्यूटेशन हुआ है तो उसमें प्रोबेबिलिटी है कि वो सरवाइव कर भी सकता है, नहीं भी। अगर नहीं करेगा तो उसकी डेथ हो जाएगी, और अगर वो सरवाइव कर पा रहा है तो इसका मतलब है उसमें कुछ ऐसा म्यूटेशन हुआ है जो उसके लिए अच्छा है। ठीक है, तो चांस ये रहेगा कि ये वाला जो बैक्टीरिया सेल है ये इस एंटीबायोटिक से लड़ पाएगा, लेकिन ये नहीं लड़ पाएगा। ठीक है, अच्छा इसको मैं तुम्हें एक सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ। मानो ये स्टूडेंट है 1 और ये स्टूडेंट है 2। ठीक है, इसने भी तैयारी की है नेट के लिए, इसने भी तैयारी की है नेट के लिए। इस स्टूडेंट ने क्या किया है, अपने आप को बिल्कुल फ्री कर दिया है कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जहां से भी आएंगे, वो सब मैं सोल्व करूंगा। ठीक है, यानी कि इसने अपने अंदर पीवाईक्यूज को या फिर कोई भी क्वेश्चन है उनको सोल्व करने के लिए अपने आप को फ्री किया है। मतलब इसको ये डर नहीं है कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो मुझसे ना होगा तो मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा, फिर मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। मतलब इसने सोचा है क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो, कहीं से भी आ जाए, एटलीस्ट मैं कोशिश करूंगा कि इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करूं। होता है ठीक है, नहीं होता है कोई बात नहीं। लेकिन ये जो स्टूडेंट नंबर 2 है, इसकी भी तैयारी अच्छी है, लेकिन ये डरता है। क्यों डरता है? कि मैं क्वेश्चन सोल्व नहीं करूंगा,
अगर ऐसा है कि कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया कि जो मुझसे नहीं हो पाएगा तो मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा, यानी इसने अपने आप को फ्री नहीं किया है PYQ सोल्व करने के लिए या फिर कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो तुम्हें क्या लगता है कौन सर्वाइव कर पाएगा? मानो ये एग्जाम का टाइम है और यहाँ आपके पास पेपर है, तो तुम्हें क्या लगता है कौन अच्छा परफॉर्म करेगा? ऑब्वियसली ये परफॉर्म करेगा, क्योंकि इसने अपने आप को फ्री रखा है, उसने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए चाहे किसी भी टाइप के हों। तो ये अब इस चीज के लिए एक्सपीरियंस्ड हो गया है कि कोई नया क्वेश्चन आता है, नहीं भी होता है कोई बात नहीं, ये बहुत सारे क्वेश्चन हम उन्हें कर लेंगे। लेकिन ये क्या, इसने कभी भी अपने आप को फ्री नहीं किया है, इसको डर लगता है PYQs को देख करके, क्वेश्चन को देख करके। हाँ, इसने तैयारी अच्छी कर ली है, रिवाइज भी कर लिया है, रिकॉल भी कर लिया, लेकिन प्रैक्टिस नहीं किया है, तो ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो ये वो बैक्टीरिया सेल है जिसको हमने रिपेयर मैकेनिज्म नहीं दिया है, यानी यहाँ पर म्यूटेशन फ्रीली हो सकता है, म्यूटेशन यहाँ पर हो सकता है, और यहाँ हमने इसको रिपेयर मैकेनिज्म दे दिया है, यानी ये म्यूटेशन के लिए फ्री नहीं है। अब अगर इसमें म्यूटेशन नहीं होगा तो इसमें वेरिएशन भी नहीं होगा, इसमें म्यूटेशन होगा तो इसमें चांस है कि वेरिएशन होगा, इसमें वेरिएशन होगा। तो यदि यहाँ मैं इसको एंटीबायोटिक से ट्रीट करवाती हूँ तो चांस ये है कि ये वाला जो सेल है, ये वाला जो सेल है बैक्टीरिया का, ये यहाँ रेजिस्टेंट हो पाएगा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। आई होप ये बात समझ आई है। तो जो DNA रिपेयर डेफिशिएंट सेल है, मतलब वो सेल जिसमें DNA रिपेयर मैकेनिज्म नहीं है, आर मोर लाइकली टू डेवलप द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बिकॉज दे आर मोर ससेप्टेबल टू DNA डैमेज। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पर म्यूटेशन के चांस ज्यादा है, म्यूटेशन वहां होगा भी और वो सस्टेन भी रहेगा, क्योंकि वहां रिपेयर मैकेनिज्म नहीं है उसको ठीक करने के लिए। When DNA is damaged, it can lead to mutation. जब DNA में डैमेज होगा तो वहाँ म्यूटेशन होगा, which can then lead to the antibiotic resistance, जिसकी वजह से वेरिएशन होगा और वो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस ले सकता है। वाइल्ड टाइप सेल्स जो होते हैं ऑन द अदर हैंड हैव अ मोर रोबस्ट DNA रिपेयर सिस्टम which makes them less susceptible to DNA damage and therefore less likely to develop the antibiotic resistance। जो दूसरा सेल है उसमें ना ही तो DNA डैमेज हुआ है, ना ही DNA म्यूटेशन हो पाया है। अब DNA म्यूटेशन नहीं हुआ है तो उसमें कोई नया कैरेक्टर आने के चांस भी बिल्कुल खत्म हो गए हैं। ठीक है, तो देखो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, द DNA रिपेयर डेफिशिएंट सेल्स में form more antibiotic resistant cell but wild type cells will also form some antibiotic resistance population। मतलब ये जो वाइल्ड टाइप वाले हैं ये भी कुछ फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा कौन फॉर्म करेगा, जो DNA रिपेयर डेफिशिएंट वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें सेकंड में क्या लिखा है कि जो वाइल्ड टाइप सेल्स हैं वो फॉर्म करेंगे मोर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पॉपुलेशन, तो ये गलत है। कौन करेगा, जो DNA रिपेयर डेफिशिएंट है। और DNA रिपेयर डेफिशिएंट सेल्स वुड बी डेड एंड देयरफॉर विल नॉट फॉर्म एनी रेजिस्टेंट पॉपुलेशन ऑफ द सेल। ऐसा नहीं है कि सारे ही मर जाएंगे, हाँ ऐसा भी नहीं है कि सारे ही रेजिस्टेंट हो जाएंगे, कुछ की डेथ भी होगी और कुछ सर्वाइव भी करेंगे। तो यहाँ लिखा है कि सारे सारे की डेथ हो जाती है, तो ये गलत है। More antibiotic resistant cell will emerge from the DNA repair deficient culture and all wild type of cell will be sensitive। ये कह रहा है कि जो एंटीबायोटिक सेल है वो सारे कहाँ से आएंगे, DNA रिपेयर डेफिशिएंट कल्चर से आएंगे, और जो वाइल्ड टाइप से है वहां से कोई भी नहीं आएगा। ये बिल्कुल ही एक्सट्रीम कंडीशन दे रहा है, तो ये भी गलत है। तो इसमें हुआ क्या है कि ये वाला जो कल्चर था, यहाँ से मानो 80% तो रेजिस्टेंट रहेंगे और 20% जो है नॉन रेजिस्टेंट रहेंगे। यहाँ पर अगर बात करें तो इसमें जो है 80% नॉन रेजिस्टेंट रहेंगे जबकि 20% रेजिस्टेंट होंगे। ठीक है, इस वजह से हमारा इस क्वेश्चन के लिए जो है सी विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, several protein are modified by phosphorylation at specific amino acid residue to alter their activities. Which one of the following amino acid is not typically a site of phosphorylation in protein? इस क्वेश्चन को डायरेक्टली मैं करवा देती हूँ। अगर आपको सोल्व करना है तो आप वीडियो को पॉज करके भी सोल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है कि कुछ प्रोटीन जो है अपन फॉर्मेशन होने के बाद उनके अंदर पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होता है, यानी ऐसा मॉडिफिकेशन जो ट्रांसलेशन होने के बाद होता है प्रोटीन के अंदर, और उसमें क्या है, फोस्फोराइलेशन है। मतलब मानो ये कोई भी एक
प्रोटीन है और उस पर फॉस्फेट का एडिशन हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि प्रोटीन के जितने भी अमाइनो एसिड है किसी से भी फॉस्फेट जुड़ जाएगा, वहां पर कुछ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड होते हैं जो फॉस्फेट को अपने आप से ऐड करवाते हैं। तो यहाँ पूछा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा है जिस पर फॉस्फेट को ऐड नहीं किया जा सकता। हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज नॉट टिपिकली अ साइट फॉर द फॉस्फोराइलेशन इन प्रोटीन, तो वो है लाइसिन। जैसे आपने अगर ये पढ़ा है, अमाइनो एसिड दैट कैन बी फॉस्फोराइलेटेड आर हिस्टिडीन, एस्पार्टेट, सेरीन, थ्रियोनिन और टायरोसिन। आपको ये नाम याद रखने हैं, हिस्टिडीन है, एस्पार्टेट है, सेरीन है, थ्रियोनिन है और टायरोसिन है। ये ऐसे अमाइनो एसिड हैं जिन पर फॉस्फेट को ऐड किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो लाइसिन दिया है ये वो साइट नहीं है जहाँ फॉस्फेट को ऐड किया जा सके। सो द फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ प्लांट दैट आर नोन टू हैव एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने आपको जब हमने यूनिट नंबर 9 किया था उसमें कराया था। ये क्वेश्चन इसीलिए मैं लेके आई हूँ, ये देखने के लिए क्या आपको ये क्वेश्चन याद है, हमने लास्ट टाइम भी किया था। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है कि कौन सा इनमें से कौन से प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो मैंने आपको बताया था कि सारे एंजियोस्पर्म, मतलब कि सारे जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, सारे जो जिम्नोस्पर्म जो होते हैं उनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है। और एंजियोस्पर्म को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, मोनोकोट एंड डाइकोट। तो मोनोकोट में नहीं होता है, मोनोकोट में हालांकि वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, डाइकोट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो हमारा आंसर इसके लिए है डाइकोटिलीडोन्स एंड जिम्नोस्पर्म। डी विल बी द राइट आंसर। आगे देखते हैं। In response to a VNT signal, beta-catenin enter the nucleus and binds to the LEF-TCF protein by displacing which one of the following proteins? अच्छा, ये VNT जो सिग्नलिंग है उससे आया है कि जब VNT सिग्नल होता है तो बीटा कैटेनिन न्यूक्लियस के अंदर एंटर करता है और इस साइट पर आकर के बाइंड करता है। तो यहाँ वो किस प्रोटीन को डिस्प्लेस करके वहां बाइंड करता है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर VNT नहीं है तो क्या होता है, VNT सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, उसके लिए जो रिसेप्टर है वो फ्रिजाइल रिसेप्टर होता है। तो VNT अगर यहाँ नहीं है तो VNT की बाइंडिंग यहाँ नहीं होगी। बाइंडिंग अगर यहाँ नहीं होती है तो ये कॉम्प्लेक्स बनता है GSK, APC, CK1 और AXIN का। ये क्या करते हैं, बीटा कैटेनिन जो कि एक न्यूक्लियस के अंदर जाके चीजों को करवाता है, उस बीटा कैटेनिन पर ये पूरा कॉम्प्लेक्स फॉस्फोराइलेशन कर देता है, जिस वजह से उसका डिग्रेडेशन हो जाता है और वो एंट्री नहीं कर पाता न्यूक्लियस में। और यहाँ पर ये जो साइट है इस पर आकर के GRO बाइंड कर जाता है, फिर यहाँ ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। लेकिन जैसे ही सेल में VNT प्रेजेंट होता है तो VNT यहाँ अपने रिसेप्टर पर आकर बाइंड करता है। इसकी बाइंडिंग की वजह से यहाँ फॉर्मेशन होती है DVL की। इसकी फॉर्मेशन के कारण ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है इसको ये इनहिबिट कर देता है। अब अगर ये कॉम्प्लेक्स इनहिबिट हो गया है तो अब ये बीटा कैटेनिन पर फॉस्फेट को ऐड नहीं कर पाएंगे और बीटा कैटेनिन फ्री हो जाता है। बीटा कैटेनिन फ्री होने के बाद जाता है न्यूक्लियस के अंदर और यहाँ पर ये जो ग्रो लगा हुआ था उसको हटाकर डिस्प्लेस कर देता है और खुद यहाँ लग जाता है। यहाँ लगने के बाद फिर ट्रांसक्रिप्शन ऑन हो जाती है। ठीक है, तो ये जो बीटा कैटेनिन है ये आकर के TCF और LEF पर बाइंड करता है GRO यानी ग्रो को डिस्प्लेस करके। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि किसको डिस्प्लेस करके वो वहां बाइंड करता है, तो ये जो GRO होता है उसको डिस्प्लेस करके बीटा कैटेनिन जो है इस साइट पर बाइंड करता है। थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर अ कॉन्टिन्यूअस कल्चर बेस्ड फर्मेंटेशन। अच्छा, ये क्वेश्चन आया है फर्मेंटेशन से। तो दो टाइप से देखी जाती है, बैच फर्मेंटेशन और कॉन्टिन्यूअस कल्चर बेस्ड फर्मेंटेशन। तो इसके रिगार्ड में यहाँ कौन सी बात सही नहीं है, यानी 4 में से 3 सही है, 1 गलत है, बताना है कौन सा गलत है। चलिए इनके बारे में देख लेते हैं।
तो देखिए दो टाइप का कल्चर होता है, बैच कल्चर और कॉन्टिन्यूअस कल्चर। ये होता कब है? अगर आपने पढ़ा है rDNA टेक्निक के बारे में, इसमें क्या होता है, ये है हमारा कोई भी वेक्टर है और इसमें हम क्या करते हैं, अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। मानो कि मुझे इंसुलिन फॉर्म करवाना है। अगर कोई भी ऐसा पेशेंट है जिसको डायबिटीज़ है तो उसे इंसुलिन बाहर से देना पड़ता है। वो बाहर कहाँ से आता है, उसको फॉर्म किया जाता है। अगर मुझे इंसुलिन फॉर्म करना है तो क्या करते हैं, अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो लिया मैंने, वो जीन जो इंसुलिन बनाता है उसको मैंने यहाँ अपने वेक्टर से जोड़ दिया है। अब ये बन जाता है rDNA, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मैं ट्रांसफर करती हूँ अपने एक पर्टिकुलर होस्ट में। जब होस्ट में ये डीएनए आता है rDNA, तो अब जैसे ही ये होस्ट ग्रो करेगा, अपना ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसलेशन करेगा, तो यहाँ पर हमारा जो rDNA है ये भी ट्रांसक्रिप्शन करता है, ट्रांसलेशन करता है और बनाता है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, जिसको हम R प्रोटीन बोलते हैं। तो ये जो होस्ट है अब उनको ग्रो करवाने की बारी है कि ये जो होस्ट है जैसे जैसे ये ग्रो करेंगे ऐसे ऐसे ही हमारा R प्रोटीन बनेगा। तो इन्हें ग्रो करने के लिए फर्मेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। फर्मेंटर्स होते हैं जिनके अंदर ये बड़े बड़े से वेसल्स होते हैं जिनके अंदर हम होस्ट को ग्रो करवाते हैं, उन्हें वो सारी चीज़ें देते हैं, सारे न्यूट्रिएंट देते हैं जिसकी वजह से ये ग्रोथ करे और हमारा प्रोटीन बनाए जो हम चाहते हैं। तो ये जो फर्मेंटर्स होते हैं इनमें रिएक्शन चलती है फर्मेंटेशन की। वो अलग अलग टाइप की होती है। वो फर्मेंटेशन बैच भी हो सकती है और कॉन्टिन्यूअस भी हो सकती है। मतलब क्या है, देखो बैच का मतलब होता है हमने सबस्ट्रेट लिया, इस सबस्ट्रेट को इस फर्मेंटर के अंदर रख दिया है और कुछ समय बाद हमें प्रोडक्ट मिला है वो हमने निकाल लिया है। मतलब बस एक बार इनपुट एक बार आउटपुट। हमने क्या किया, बहुत सारा सबस्ट्रेट लिया, जितनी भी हमें रिक्वायरमेंट है वो हमने इसके अंदर रखा, उसको फिर ऐसे छोड़ दिया है। कुछ समय बाद जब प्रोडक्ट बन गया तो हमने यहाँ से निकाल लिया है। लेकिन जो कॉन्टिन्यूअस कल्चर होता है, जैसे कि नाम से इंडिकेशन है, इसमें लगातार सबस्ट्रेट को डालते रहते हैं और लगातार प्रोडक्ट को निकालते रहते हैं। यहाँ पर सबस्ट्रेट लगातार डलता रहता है, प्रोडक्ट जैसे बनता है उसको बाहर निकाल लिया जाता है। ये कॉन्टिन्यूअस चलता है। यहाँ पर क्या होता है कि सबस्ट्रेट हमने डाल दिया है तो टाइम टू टाइम सबस्ट्रेट पहले तो हाई था और प्रोडक्ट यहाँ नहीं बना, प्रोडक्ट यहाँ कम था। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता है सबस्ट्रेट का जो लेवल है वो कम होता जाता है क्योंकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और प्रोडक्ट का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो ये देखने को मिलता है बैच कल्चर में। लेकिन जो कॉन्टिन्यूअस कल्चर होता है वहाँ पर सबस्ट्रेट का जो अमाउंट है और यहाँ जो प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हम लगातार सबस्ट्रेट डाल रहे हैं तो सबस्ट्रेट कम नहीं होगा, लगातार प्रोडक्ट बन रहा है तो प्रोडक्ट भी बराबर रहेगा। ठीक है, तो जो कॉन्टिन्यूअस कल्चर होता है उसका ग्राफ हमें कुछ ऐसा मिलता है, बैच का ऐसा मिलता है। ये यहाँ पर एक बार डालते हैं एक बार निकालते हैं, यहाँ प्रोसेस जो है लगातार चलती रहती है। एक बार और समझा देती हूँ। यहाँ पर ये दिया है बैच फर्मेंटर, इसमें केवल जो जहाँ से डालते हैं वो फीडिंग पंप होता है, यहाँ से चीज़ों को डाला जाता है इसके अंदर और यहाँ प्रोसेस हो रही होती है। ये लगे होते हैं इम्पेलर्स, इनका काम होता है लगातार यूनिफॉर्म रखना चीज़ों को, यानी कि ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें यहाँ बन गई है तो यहाँ एक क्राउड हो गया है। ये जो इम्पेलर्स होते हैं ये लगातार घूमते रहते हैं और चीज़ों को यहाँ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि चीज़ें अच्छे से यहाँ फॉर्म हो सके। और भी यहाँ लगा रहता है ये चेक करने के लिए कि सब चीज़ें ठीक है या नहीं है। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं जो फीडिंग पंप है ये अंदर इनपुट करता रहता है और यहाँ एक आउटलेट भी लगा होता है जिससे लगातार हम प्रोडक्ट को निकालते रहते हैं। यहाँ भी इम्पेलर्स होते हैं ताकि डिस्ट्रीब्यूशन रह सके इक्वली हर जगह पर। ठीक है, ग्रोथ की अगर बात करें तो यहाँ ग्रोथ कर्व ऐसा होता है। सबसे पहले हमने मानो कोई भी बैक्टीरिया यहाँ डाला है तो स्टार्टिंग में वो थोड़ा टाइम लेता है अपने आप को अडेप्ट करने में, उसको बोलते हैं लैग फेज। जैसे ही वो कंप्लीट डेवलप हो जाते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं, तो फिर आता है लॉग फेज, मतलब वो फिर दबा के जो है प्रोडक्ट बनाएंगे। जब सारा सबस्ट्रेट खत्म हो जाता है फिर वो हो जाते हैं सैचुरेट, और सैचुरेट होने के बाद वो डिक्लाइन भी करते हैं। देखो यदि हमने इस फेज पर
अपना प्रोडक्ट बाहर नहीं निकाला तो वहाँ टॉक्सिसिटी हो सकती है और वो जो बैक्टीरिया है वो मरने लगते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ प्रोडक्ट को नहीं निकालते हैं तो वो डिक्लाइन भी होने लगते हैं। यानी जो बैच कल्चर होता है उसका ग्रोथ कर्व ऐसा देखने को मिलता है, मतलब जो उसके अंदर बैक्टीरिया है उनका पहले लैग फेज, फिर लॉग फेज, फिर स्टेशनरी फेज आता है और फिर डिक्लाइनिंग फेज आने लगता है। लेकिन जो कॉन्टिन्यूअस होता है उसमें बस एक बार लैग फेज आता है, मतलब कि वहाँ वो जैसे उनको डालते हैं तो वो थोड़ा एडेप्टेशन में टाइम लगाते हैं, उसके बाद वो लगातार ग्रो करते रहते हैं क्योंकि उनको लगातार सबस्ट्रेट मिल रहा है और जो प्रोडक्ट है उसको भी लगातार बाहर निकाला जा रहा है। तो ना ही तो वहाँ क्राउड होता है और ना ही वहाँ सबस्ट्रेट की कमी होती है, तो वो लगातार ग्रो करते रहते हैं। यानी जो कॉन्टिन्यूअस कल्चर है उसमें केवल लैग और लॉग फेज आता है, जबकि जो बैच होता है उसमें लैग, लॉग और स्टेशनरी और डिक्लाइनिंग दोनों फेज आते हैं, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ पर जितने भी स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं इनमें से कौन सा जो कॉन्टिन्यूअस कल्चर है उसके लिए गलत है। तो देखिए, द एक्सपोनेंशियल फेज ऑफ ग्रोथ इज एक्सटेंडेड, बिल्कुल सही बात है। एक्सपोनेंशियल फेज क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फेज हमने बनाया था, जो ये कर्व है इसमें ये वाला जो फेज है दिस वन, इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, लॉग फेज को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। तो जो कॉन्टिन्यूअस फर्मेंटेशन होती है उसमें हम एक्सपोनेंशियल फेज को एक्सटेंड कर देते हैं, मतलब उसको स्टेशनरी नहीं होने देते, वो लगातार ऐसे बढ़ता ही रहता है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। न्यूट्रिएंट आर यूटिलाइज्ड एफिशिएंटली एंड फास्टर, जो भी हम यहाँ न्यूट्रिएंट दे रहे हैं वो फटाफट यूज किए जाते हैं और एफिशिएंटली यूज किए जाते हैं, ये भी सही बात है क्योंकि यहाँ लगातार सबस्ट्रेट दिया जा रहा है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, फिर उसको निकाल लिया जाता है, फिर सबस्ट्रेट देते हैं, फिर प्रोडक्ट बनता है, उसको निकाल लिया जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। रिस्क ऑफ कंटामिनेशन इज लोअर देन द बैच फर्मेंटेशन, ये स्टेटमेंट गलत है। देखो क्यों? क्योंकि बैच में तो क्या होता है कि हम एक बार सबस्ट्रेट डालते हैं, वो प्रोडक्ट बनता है और उसके बाद उसको निकाल लेते हैं, मतलब बार बार वहाँ इनपुट नहीं करना पड़ता। लेकिन कॉन्टिन्यूअस में क्या है, लगातार इनपुट किया जा रहा है, आउटपुट भी हो रही है, तो कॉन्टामिनेशन के जो चांस है वहाँ ज़्यादा रहते हैं। इन्फेक्शन के चांस, मानो कि कोई माइक्रोब, इससे अलग जो माइक्रोब है उनका इन्फेक्शन वहाँ ज़्यादा रहने के चांस होते हैं क्योंकि वहाँ बार बार उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है, इनपुट और फिर आउटपुट, फिर इनपुट फिर आउटपुट। तो कॉन्टामिनेशन के जो चांस होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस कल्चर में ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू बैच कल्चर। लेकिन यहाँ अपोजिट दिया हुआ है तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। अ कीमोस्टेट अलाउज द मेंटेनेंस ऑफ ग्रोथ रेट ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन, ये तो हालांकि दोनों में ही होता है कि वहाँ कीमोस्टेट लगे होते हैं जो कि लगातार जो ग्रोथ रेट है उसको मेंटेन रखते हैं। तो ये भी सही है, हमसे गलत पूछा है। थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आई होप अगर ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप इसको नोट डाउन कर लें, हो सकता है यहाँ से कोई क्वेश्चन आ जाए। आगे दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली अ प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन, इन चारों में से कौन सा फर्मेंटेशन से नहीं बनता है। देखो, पनीर हम खाते हैं, ऑब्वियसली इसके बारे में तो हम जानते ही हैं कि जो चीज़ हम खाते हैं वो फर्मेंटेशन से ही बनता है, ठीक है। कई टाइप के चीज़ होते हैं, तो कुछ बैक्टीरिया के फर्मेंटेशन से बनते हैं, कुछ फंगस के फर्मेंटेशन से भी बनते हैं, ठीक है। तो ये तो वो है जो फर्मेंटेशन से बनता है। ब्लैक टी जो होती है ये भी फर्मेंटेशन से बनती है। कोम्बुचा जो होता है, कोम्बुचा, ये भी किससे बनता है? फर्मेंटेशन से बनता है। लेकिन जो ग्रीन टी होती है ये नेचुरल प्रोडक्ट है, ये फर्मेंटेशन से नहीं बनता है, ठीक है। देखो, इसके बारे में भी पता है, इन दोनों और तीनों के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। जो ये कोम्बुचा है ये क्या है? इट्स मेड बाय एडिंग द स्पेसिफिक स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, ईस्ट, शुगर एंड ब्लैक और ग्रीन टी। या तो ब्लैक टी ले लीजिए या ग्रीन टी लीजिए, उसमें शुगर ऐड कीजिए, कुछ बैक्टीरिया जो फर्मेंटेशन करेंगे, कुछ ईस्ट को डालिए जो फर्मेंटेशन करेगा, और फिर उसको रख दीजिए फर्मेंट होने के लिए फॉर अ वीक और मोर। उसके बाद ड्यूरिंग दिस प्रोसेस बैक्टीरिया और जो ईस्ट हमने डाले हैं वो मशरूम लाइक फिल्म वहाँ बना देते हैं सरफेस पर उस लिक्विड के, इसे बोलते हैं कोम्बुचा। इसीलिए कोम्बुचा को हम मशरूम टी भी बोलते हैं क्योंकि वहाँ पर जो ईस्ट है वो मशरूम लाइक फिल्म बना देती है। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। तो जो कोम्बुचा होता है उसको मशरूम टी भी बोलते हैं और ये फर्मेंटेशन से ही बनता है। इसके बाद अगर बात करें ब्लैक टी की, देखो ब्लैक टी क्या होता है, हम जो चाय की पत्ती होती है, जो मतलब उसका प्लांट होता है, उस पत्तियों को वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो ग्रीन कलर की होती है। तो मानो ये टी लीफ है,
उनको मतलब सुखाया जाता है, फिर उनको क्रश किया जाता है, तो उससे बनती है ग्रीन टी, इससे बनती है ग्रीन टी। और फिर इसको फर्मेंट किया जाता है, तब बनती है ब्लैक टी, जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं चाय बनाने के लिए, वो होती है ब्लैक टी। और वो कब बनती है? जब इस ग्रीन टी को फर्मेंट किया जाता है, तब जाकर के ब्लैक टी बनती है। तो यहाँ ग्रीन टी क्या है? ये नेचुरल प्रोडक्ट है, ये नेचुरली आता है, फर्मेंटेशन से नहीं आता है। जबकि ब्लैक टी कैसे मिलती है? फर्मेंटेशन से मिलती है। ठीक है, जैसे लिखा भी है, ब्लैक टी इज मेड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फर्मेंटेशन which is actually an enzymatic oxidation. This process is caused by the polyphenol oxidase that are native to the tea leaves. The process of making black tea involves, सबसे पहले होता है withering, यानी कि this process remove the water from the fresh tea leaves. जो हमने पेड़ से जो पत्तियां निकाली हैं, सबसे पहले उनको सुखाया जाता है ताकि उसके अंदर जो भी पानी है वो रिमूव हो जाए। उसके बाद विल्टिंग, द टी लीव्स आर देन विल्टेड एंड लाइटली क्रश्ड, मतलब उसको धूप में सुखाया जाता है, विल्ट पूरा सुखा दिया जाता है और उसको फिर क्रश किया जाता है। फिर वहां पर ऑक्सीडेशन होता है। द टी लीव्स आर एक्सपोज टू मॉइस्ट ऑक्सीजन रिच एयर which turn them from green to dark brownish black color. उसके बाद ड्राइंग होती है। The tea leaves are mechanically dried at a high temperature to seal in their juices and flavor. This process also turn the leaves black. ठीक है, तब हमें मिलता है ब्लैक टी। तो देखो यहाँ पर जो चीज़ है वो भी फर्मेंटेशन से मिलता है और ब्लैक टी भी फर्मेंटेशन से मिलती है, कोम्बुचा भी फर्मेंटेशन से मिलता है, लेकिन ग्रीन टी फर्मेंटेशन से नहीं मिलती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा द फोर्थ ऑप्शन। ओके, चलिए आगे देखते हैं। Which one of the following class of plant secondary metabolites is present in the order brassicales? प्लांट के अंदर ब्रेसिकेल्स एक ऑर्डर होता है। तो आपसे पूछा है ब्रेसिकेल्स के अंदर जो पंजेंट सी स्मेल होती है वो किसके कारण होती है? ग्लूकोसिनोलेट्स के कारण, या एल्केलॉइड्स के कारण, या फिनोलिक्स के कारण, या फिर टर्पिनोइड्स के कारण। तो देखो ब्रेसिकेल्स में क्या आ जाती हैं? जो मस्टर्ड होती है, मस्टर्ड है, जैसे कि मस्टर्ड आता है इसके अंदर, मुझे एक एग्जांपल याद है, उसमें उसको ब्रेसिकेल्स के अंदर रखा जाता है। तो आपने देखा होगा कि जब मस्टर्ड से हम मस्टर्ड ऑयल निकाल रहे होते हैं, उस दौरान यहाँ पर बहुत ही तीखी सी पंजेंट सी स्मेल होती है। तो वो किसके कारण होती है? मस्टर्ड के अंदर एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है जिसको बोलते हैं ग्लूकोसिनोलेट। तो ये ग्लूकोसिनोलेट्स जो होते हैं, जब मस्टर्ड का जो सीड होता है उससे जब ऑयल निकाल रहे होते हैं तो उसको क्रश किया जाता है, तब ये जो ग्लूकोसिनोलेट है ये भी क्रश होता है, ब्रेक होता है, तो ये पंजेंट सी स्मेल देता है। ठीक है, तो ग्लूकोसिनोलेट्स आर अ ग्रुप ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स फाउंड इन द प्लांट्स, particularly in the Brassicaceae family. These compounds are known for their pungent and bitter taste. Glucosinolates play an important role in the plant defense against herbivores, pathogens and the pest. अच्छा, ये प्लांट के अंदर बनते क्यों हैं? ताकि उनको डिफेंस दिया जा सके हर्बीवोर्स से, किसी भी पैथोजन से, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, इसलिए ये बनते हैं ब्रेसिकेसी फैमिली के अंदर। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा द फर्स्ट ऑप्शन, यानी ग्लूकोसिनोलेट्स अगर इन द ब्रेसिकेल ऑर्डर प्लांट्स। ठीक है, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ये क्वेश्चन आया है यूनिट नंबर 12 से। ठीक है, इसमें कहा है कि यहाँ इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, यानी 3 गलत हैं, 1 सही है, बताना है कौन सा सही है। None of the virulence gene of Agrobacterium tumefaciens are expressed constituently. मतलब एग्रोबैक्टीरियम टोमिफेसियंस के पास जो वायरुलेंस जीन होते हैं, कई टाइप के होते हैं, विर ए, विर बी, इस तरीके से, तो इनमें से कोई भी जीन ऐसा नहीं है जो लगातार अपनी फॉर्मेशन करता रहता है, यानी लगातार एक्सप्रेस करता रहता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगर आपने पढ़ा है इस टॉपिक के बारे में तो आपको पता होगा कि विर ए और विर जी जो होता है वो कॉन्टिन्यूसली अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगी। इंटीग्रेशन ऑफ टीडीएनए विद न्यूक्लियर जीनोम ऑफ प्लांट सेल्स अकर ओनली बाय द होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन।
तो ये जो बैक्टीरिया होता है एग्रोबैक्टीरियम, उसके अंदर एक प्लाज्मिड होता है जिसका नाम है टीआई प्लाज्मिड, और इस टीआई प्लाज्मिड में होता है टीडीएनए। तो ये क्या करता है, मतलब ये जो बैक्टीरिया, जैसे मानो ये कोई भी एक प्लांट है, तो यहाँ पर ये अपना जो टीआई प्लाज्मिड होता है उसको बैक्टीरिया के मतलब प्लांट के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देता है। फिर ये जो टीडीएनए है जो यहाँ पर आ गया है, ये टीडीएनए इस प्लांट के सेल का जो जीनोम होता है उसमें अपने आप को इनकॉर्पोरेट कर लेता है इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि ये जो टीडीएनए है जब ये इंटीग्रेट होता है प्लांट सेल के जीनोम के साथ में, तो वो कैसे होता है, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन से। देखो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन कब होता है, जब हमें साइट स्पेसिफिक इंटीग्रेशन करवाना है। यानी अगर मैं ये चाहती हूँ कि मेरे सेल का ये जो जीनोम है यहाँ पर कोई नया जीन डालना है और वो बस यहीं पर डलना चाहिए यहाँ, तो होता है होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। लेकिन ये जो टीडीएनए है ये रैंडमली इनकॉर्पोरेट होता है, ठीक है। जैसे मानो ये प्लांट का जीनोम है और यहाँ ये टीडीएनए है, तो ये टीडीएनए पहले तो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड, तो पहले ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, और डबल स्ट्रैंडेड होने के बाद ये कहीं पर भी इस पूरे जीनोम में कहीं पर भी इनकॉर्पोरेट हो जाता है, तो वो नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन से होता है, ना कि होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन से। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। देखो लिखा है इन द प्लांट सेल न्यूक्लियस द सिंगल स्ट्रैंडेड टी स्ट्रैंड इज कन्वर्टेड इनटू द डबल स्ट्रैंडेड टीडीएनए and integrated into the plant genome. Integration into the plant genome occur at an apparently random position through the non-homologous recombination. तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। host plant genes do not play any role in agrobacterium mediated transfer of tDNA into the plant cell. मतलब जो होस्ट प्लांट के जीन होते हैं वो इस पूरे प्रोसेस में, यानी कि एग्रोबैक्टीरियम का टीआई प्लाज्मिड है, ये अंदर आया है, इनकॉर्पोरेट हुआ है, तो यहाँ पर जो होस्ट प्लांट का जीन है वो कोई भी रोल प्ले नहीं करता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। देखो ऐसा क्यों है, जो ओपाइंस होते हैं आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, जैसे कि नोपालाइन है, ओक्टापाइन है और एग्रोपाइन है। दीज ओपाइंस आर कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ आइदर an amino acid and a keto acid or an amino acid or a sugar. The opines are used as a carbon and nitrogen source and are catabolized by the agrobacterium. यानी प्लांट के अंदर ये ओपाइंस प्रेजेंट होते हैं खुद उसके काम के लिए, लेकिन ये जो एग्रोबैक्टीरियम का प्लाज्मिड होता है ये उसे अपने काम के लिए इस्तेमाल कर लेता है। लेकिन इसमें क्या दिया है थर्ड में कि होस्ट प्लांट का कोई भी जीन एग्रोबैक्टीरियम की हेल्प नहीं करता है। हालांकि नहीं करता है एज सच, वो ऐसा नहीं कहता है कि ओपाइंस मैंने बनाए हैं केवल एग्रोबैक्टीरियम के लिए, वो अपने काम के लिए बनाते हैं, लेकिन एग्रोबैक्टीरियम उन्हें अपने काम के लिए यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ओपाइंस आर अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर द एग्रोबैक्टीरियम सेल्स, ये बात बिल्कुल सही है। जो ओपाइंस प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल के अंदर वो ओपाइंस यूज करता है एग्रोबैक्टीरियम फॉर द कार्बन एंड नाइट्रोजन सोर्स, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। फर्स्ट भी गलत है, सेकंड भी गलत है, थर्ड भी गलत है, फोर्थ सही है, ठीक है, क्योंकि फोर्थ गलत है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, ये तीनों गलत हैं और फोर्थ सही है, इसलिए हमारा आंसर भी यही है। मुझे लगा इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, और इनको आप इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कीजिए 1 मिनट या फिर 40 सेकेंड। इकोलॉजी का क्वेश्चन है, आसान है, आप कर सकते हैं। 40 सेकेंड। ठीक है। A tree species have leaves that contain an allelochemical compound that leach into the soil and prevent
द ग्रोथ ऑफ इट्स ओन सीडलिंग. Its own seedling. What kind of dispersion pattern is likely as a result of this process in the adult population of this species? ये कह रहा है कि एक मानो ये एक फील्ड है और इसके अंदर हमने यहाँ कोई एक प्लांट लगा दिया है, एक यहाँ लगाया है और एक यहाँ लगा दिया है, एक यहाँ. इस तरीके से हमने यहाँ प्लांट मतलब सीड लगा दिया है. अब ये सीड जर्मिनेट कर रहा है और प्लांट बन रहा है. जैसे मानो कि ये पहले प्लांट बन गया है और ये भी मतलब थोड़ा सा जर्मिनेट कर लिया है. तो अब ये जो प्लांट है इसकी जो लीफ है वो उसमें कुछ ऐसे केमिकल हैं जो अपनी ही सीडलिंग को वहाँ रोक देते हैं, यानी कि ये जो बनाए हैं इनकी ग्रोथ नहीं होने देते हैं. ये भी ऐसे करते हैं, ग्रोथ नहीं होने देते हैं, ये भी ग्रोथ नहीं होने देते हैं और ये भी ग्रोथ नहीं होने देते हैं. तो जब ये सारे प्लांट में कन्वर्ट हो जाएंगे तो हमें कैसा पैटर्न देखने के लिए मिलेगा? तो हमें एक यूनिफॉर्म पैटर्न देखने के लिए मिलेगा. जैसे मानो मैं एक प्लांट हूँ और मेरी जो पत्तियाँ हैं उनमें कुछ ऐसे केमिकल हैं, जैसे पत्तियाँ मेरे ऊपर हैं वो नीचे गिरती हैं तो आसपास एक केमिकल को रिलीज कर देती हैं. उस केमिकल की वजह से कोई दूसरा प्लांट भी नहीं ग्रो करता, साथ साथ जो मेरा ही प्लांट है, जो मेरा ही सीड है, वो भी वहाँ ग्रो नहीं कर पाएगा. जिस वजह से अगर सारे प्लांट ऐसे ही करेंगे तो एक पैटर्न बन जाएगा. पैटर्न कैसे बनता है? मानो मैं प्लांट हूँ और मैं चाहती हूँ कि इतने एरिया तक कोई भी दूसरा प्लांट ना आए, इवन मेरा भी ना आए, बस मैं रहूँ. तो वहाँ सब के सब प्लांट ऐसे ही सोचेंगे कि इतने डिस्टेंस में कोई नहीं आना चाहिए, तो वहाँ एक पैटर्न बन जाता है. ठीक है, तो अगर ये कंडीशन है तो वहाँ पर हमें यूनिफॉर्म पैटर्न देखने को मिलता है. अगर आपने पढ़ा है तो ये 3 टाइप के पैटर्न होते हैं. ये होता है यूनिफॉर्म, जिसको रेगुलर भी बोलते हैं, यानी यहाँ एक रेगुलर पैटर्न बनता है. ये होता है रैंडम, मतलब इसमें कहीं पर भी कोई भी आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पैटर्न ही बनाना है. जबकि ये होता है क्लम्प्ड, मतलब यहाँ ऐसे पैच बनते हैं कि इस तरीके से कुछ यहाँ है कुछ यहाँ है, मतलब ये ग्रुप में रहने वाले हैं तो ये हमें ऐसे दिखाई देंगे. ये कहीं पर भी रैंडमली है और ये एक यूनिफॉर्म पैटर्न बनाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा द सी ऑप्शन. रैंडम में कहीं पर भी हो सकते हैं, जो क्लम्प्ड होते हैं वो पैच बनाकर रहते हैं, और बाई मॉडल में ये तो अलग केस है. बाई मॉडल ठीक है, तो इसमें यूनिफॉर्म आ जाएगा. सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ये बायोकेमिस्ट्री से आया है. ए, बी और जेड डीएनए जो हम पढ़ते हैं वहां से. इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो भी बना रखी है, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ. देखिए, जो ए फॉर्म होती है ये बी फॉर्म है और ये जेड फॉर्म है. मेन डिफरेंस क्या होता है कि ए और बी तो राइट हैंडेड होते हैं, जबकि जेड जो होता है वो लेफ्ट हैंडेड होता है. यहाँ पर एक टर्न के अंदर 11 बेस पेयर होते हैं, जबकि बी में एक टर्न के अंदर 10 बेस पेयर होते हैं, और जो जेड डीएनए होता है उसके एक टर्न में 12 बेस पेयर होते हैं. ये कहाँ मिल सकता है? जो ए फॉर्म है उसे डीएनए भी एक्वायर कर सकते हैं, आरएनए भी. जो बी फॉर्म होती है वो केवल डीएनए में देखने को मिलती है, और जेड फॉर्म भी केवल डीएनए में देखने को मिलती है. यहाँ आपसे क्या पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ए, बी और जेड तीनों ही लेफ्ट हैंडेड होते हैं, गलत. ए और बी तो होते हैं राइट हैंडेड और जेड क्या होता है? लेफ्ट हैंडेड. ये स्टेटमेंट हमारा सही है. ए और जेड कैसे होते हैं? लेफ्ट हैंडेड नहीं. ए और बी लेफ्ट हैंडेड नहीं. तो हमारा बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर. आगे देखते हैं. इंट्रॉन्स इन द यूकैरियोटिक जीन आर फाउंड. जो यूकैरियोटिक जीन होता है उनमें कहाँ इंट्रॉन मिलते हैं? अच्छा, इंट्रॉन मिलते कहाँ है? जैसे ही आरएनए बनता है तो आरएनए के पास 2 पार्ट होते हैं, एक इंट्रॉन होता है, एक होता है एक्सोन. फिर इंट्रॉन होता है, फिर एक्सोन, फिर इंट्रॉन होता है. तो जब यहाँ स्प्लाइसिंग होती है तो ये जो इंट्रॉन वाला पार्ट होता है ये आगे जाकर के प्रोटीन की फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करता, इसलिए इंट्रॉन को हटा दिया जाता है और यहाँ बचता है एक्सोन. ठीक है, तो ऐसा आरएनए जिसमें इंट्रॉन एक्सोन दोनों होते हैं उसको हम एचएनआरएनए बोलते हैं, और जब उसमें केवल एक्सोन रह जाते हैं तब उसको हम एमआरएनए बोलते हैं. तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि किस टाइप के आरएनए के अंदर इंट्रॉन्स मिलते हैं. तो देखो, यूकैरियोट के अंदर जितने भी आरएनए हैं सब में इंट्रॉन्स मिलते हैं. जैसे अगर बात करें GUAG जो इंट्रॉन है वो मिलता है प्री एमआरएनए में,
AUAC इंट्रॉन मिलता है प्री mRNA में, ग्रुप 1 इंट्रॉन मिलता है प्री rRNA में, और जो RNA है जैसे कि कुछ मिलते हैं ऑर्गेनेलीज के अंदर, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, और कुछ प्रोकैरियोटिक RNA के अंदर भी ग्रुप 1 इंट्रॉन देखने को मिलते हैं। जो ग्रुप 2 इंट्रॉन होते हैं वो जो ऑर्गेनेलीज हैं उनके RNA के अंदर देखने को मिलता है, और कुछ प्रोकैरियोटिक RNA के अंदर देखने को मिलता है। प्री tRNA इंट्रॉन ऑफ कोर्स ये प्री tRNA के अंदर मिलेगा, और कुछ आर्किल इंट्रॉन्स होते हैं ये भी कई सारे RNA में देखने को मिलते हैं। यानी यूकैरियोटिक के अंदर tRNA होता है, rRNA होता है और mRNA होता है, ये तीनों मेन है, इन तीनों के अंदर ही इंट्रॉन मिलता है। जैसे देखो प्री mRNA में दो टाइप के मिलते हैं, GUAG, AUAC। जो प्री tRNA होता है उसमें प्री tRNA इंट्रॉन मिलते हैं, और ग्रुप 1 इंट्रॉन मिलते हैं जो प्री rRNA है। ये टेबल आप याद कर सकते हैं। तो हम कहेंगे कि rRNA, tRNA, mRNA इन सभी के अंदर इंट्रॉन देखने को मिलते हैं। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्मर नेम। अच्छा, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको यूनिट 9 वाली वीडियो में ही पढ़ाया था। हमने पढ़ा था कि जो IUBN है, यानी कि IUBN जो है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, उसका नाम अब बदल दिया गया है, उसको अब IUCN रख दिया गया है। तो आपसे ये पूछा है कि जो मेलबोर्न कोड होता है उसके अकॉर्डिंग जो ICN है उसका पहले नाम क्या था, मतलब कि फॉर्मर नेम पूछा है। फॉर्मर नेम उसका ICBN था, जिसको हटा करके अब ICN कर दिया गया है। थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे देखते हैं। इन सेल मेम्ब्रेन द लिपिड बाइलेयर आर अरेंज एज अ कंटिन्यूअस डबल लेयर विद एन अप्रोक्सीमेट थिकनेस ऑफ। जैसे हमारे पास जो मेम्ब्रेन होती है वो बाइलेयर होती है, मतलब इस तरीके से। तो इसका थिकनेस आपसे पूछा है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछा हुआ था। तो आपको याद होना चाहिए कि 5 नैनोमीटर ये थिकनेस होती है, मतलब ये जो थिकनेस है ये 5 नैनोमीटर होती है। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लेटलेट्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन ब्लड। हमारे ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स मिलती है इनमें से कौन सा उसका कैरेक्टर नहीं है। चलिए इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। जो प्लेटलेट्स होती हैं, देखो इसमें कई सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है। सबसे पहली इंफॉर्मेशन ये है कि जो प्लेटलेट्स होते हैं उनका दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। क्या होता है? उनका दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। और ये पूरे सेल नहीं होते हैं, जैसे कि एक सेल है और ये एक सेल जो है कई छोटे छोटे सेल में डिवाइड हो जाते हैं, तो इन सेल को ही बोलते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, और ये कौन सा सेल है जिसके डिवाइड होने से ये बनते हैं, उसको बोलते हैं मेगा कैरियोसाइट्स। तो प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। आर नॉट द होल सेल बट आर सेल फ्रेगमेंट्स डिराइव फ्रॉम द मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा कैरियोसाइट्स सेल होते हैं, वो ब्रेक होते हैं तब बनते हैं प्लेटलेट्स। और एक मेगा कैरियोसाइट से लगभग 1000 प्लेटलेट्स बन जाती हैं। जो प्लेटलेट्स होती हैं वो मतलब बेसिकली फ्रेगमेंट है मेगा कैरियोसाइट्स के, जिसमें कि स्मॉल साइटोप्लाज्म कवर हो जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और वहाँ न्यूक्लियस नहीं होता। जैसे मानो ये एक पूरा सेल है, इसमें यहाँ कहीं न्यूक्लियस है। अब अगर मुझे इस सेल को 1000 पीस में तोड़ना हो तो सबके पास तो न्यूक्लियस नहीं आ पाएगा। तो इसमें होता क्या है, जरा सा साइटोप्लाज्म और मेम्ब्रेन, फिर साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन, इस तरीके से ये 1000 सेल में जो है डिवाइड हो जाता है और किसी के पास भी न्यूक्लियस नहीं आता। तो जो प्लेटलेट्स होती हैं वो न्यूक्लियाई नहीं रखती हैं। ठीक है। द हार्मोन, एक हार्मोन होता है जिसका नाम है थ्रोम्बोपोएटिन। इसको कौन फॉर्म करता है? हमारा लीवर उसको फॉर्म करता है, जो कि मेगा कैरियोसाइट्स जो होते हैं उनका नंबर बढ़ाता है बोन मैरो के अंदर। ठीक है, ये जो हार्मोन है उसको लीवर रिलीज करता है, लीवर से ये रिलीज होकर के जाता है बोन मैरो में और वहाँ मेगा कैरियोसाइट्स की फॉर्मेशन करता है। अब मेगा कैरियोसाइट जैसे बनते हैं तो फिर वो आगे जा करके प्लेटलेट्स बनाते हैं। ठीक है, और कम से कम 1-1.5 लाख से 4 लाख तक
1.5 लाख से 4 लाख तक जो प्लेटलेट्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं 1 माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड में, ठीक है। और ये काफी कम समय के लिए रहती हैं, कितना 5 to 9 डेज। जो एज्ड और डेड प्लेटलेट्स होती हैं उनको रिमूव करते हैं कुछ मैक्रोफाज जो कि स्प्लीन में प्रेजेंट होती हैं और लीवर में प्रेजेंट होती हैं। तो कई सारी इंफॉर्मेशन हमने इस डेटा से कलेक्ट की है। सबसे पहले प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स होता है। ये पूरे सेल नहीं होते हैं बल्कि किसी एक सेल का फ्रेगमेंट्स होते हैं। उस सेल का नाम है मेगाकैरियोसाइट्स और एक मेगाकैरियोसाइट से लगभग 1000 प्लेटलेट्स बनती हैं। और ये कैसे बनती हैं? जैसे कि मेगाकैरियोसाइट्स है, उसका थोड़ा सा साइटोप्लाज्म आया, उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन हो गई, तो ये बन गया प्लेटलेट्स। और यहाँ पर इनके पास न्यूक्लियाई नहीं होती है। एक हार्मोन होता है जिसका नाम है थ्रोम्बोपोएटिन, इसको लीवर फॉर्म करता है, फिर ये हार्मोन बोन मैरो में जाता है और मेगाकैरियोसाइट्स को बनाता है। फिर मेगाकैरियोसाइट्स बनाते हैं प्लेटलेट्स को। 1 माइक्रोलीटर ब्लड के अंदर कम से कम 1.5 लाख से 4 लाख प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं और ये काफ़ी कम समय के लिए रहती हैं। 5 से 9 दिनों में इनकी डेथ हो जाती है और जहाँ जाकर ये मरती हैं वो स्प्लीन होता है और लीवर होता है। अब जहाँ स्प्लीन में और लीवर में ये डेड इकट्ठी हो जाती हैं तो वहाँ से कुछ मैक्रोफाज आकर के उनको हटा देते हैं, वहाँ से भगा देते हैं, मतलब इनगल्फ करके उसको निकाल देते हैं। तो देखिए इनका जो डायमीटर है वो बहुत कम होता है, कितना 2 to 4 माइक्रोमीटर, ये सही बात है। इनके पास न्यूक्लियाई नहीं होती, ये सही बात है। इनकी हाफ लाइफ कितनी होती है? 20 to 24, ये गलत है। इनकी फुल लाइफ भी कितनी है? 5 to 9 है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। दे आर डिराइव फ्रॉम द बोन मैरो मेगाकैरियोसाइट, जो बोन मैरो के अंदर मेगाकैरियोसाइट होते हैं वहां से ये बनती है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। आपसे गलत पूछा है, थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए देखते हैं आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन लिस्ट मैकेनिज्म दैट डिराइव द इकोलॉजिकल सक्सेशन, इनमें से कौन कौन से हैं जो कि होते हैं जब इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है? ये क्या है? कोई भी एक बंजर सी धरती है, उसमें पूरा फॉरेस्ट बन जाता है बहुत समय के बाद, तो वो जो टाइम पीरियड होता है कि इस बंजर धरती से पूरा फॉरेस्ट बना है उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। वहां पर 3 टाइप के मैकेनिज्म होते हैं, जिनमें एक आता है फैसिलिटेशन, एक आता है इनहिबिशन और एक आता है टॉलरेंस। ये टर्म किसने दी थी? J.H. कॉनेल और R.O. स्लेटर ने 1977 में उन्होंने ये 3 मॉडल दिए थे और बताया था कि जब भी सक्सेशन होता है तो उनके अंदर ये 3 मॉडल देखने को मिलते हैं। एक होता है फैसिलिटेशन, देखो इसका मतलब क्या है, नाम से इंडिकेशन है। मानो कोई ऑर्गेनिज्म वहां आ गया है, उस धरती पर आ गया है जहां फिलहाल कुछ भी नहीं है, और ये आता है और जब कोई दूसरा वहां आता है तो ये इसको वेलकम करता है, उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि ठीक है तुम आओ रहो और इस बंजर धरती को एक फॉरेस्ट बनाने में हेल्प करो। फिर ये जो बी होता है, जब कोई सी वहां आता है तो ये इसको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, फिर सी जो है डी को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और फिर डी अपने आप को यहाँ ग्रो करता है। तो इस पॉजिटिव साइन का मतलब है कि जैसे ही यहाँ कोई दूसरा आता है तो वो उससे फाइट नहीं करते हैं, कंपटीशन नहीं करते हैं, बल्कि उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं वहां आकर वो रहें। तो ये होता है फैसिलिटेशन मॉडल। इनहिबिशन में क्या होता है, ये जो ए है, अगर ये ए यहाँ सर्वाइव कर रहा है, जैसे कोई बी आता है तो वो इससे कंपटीशन करता है, उसको यहाँ से भगाना चाहता है, इसीलिए यहाँ आया है नेगेटिव साइन। और मानो कोई सी आ गया है यहाँ पर, तो ये सी क्या करता है, इस बी को भी इनहिबिट करना चाहता है और ये बी इसको इनहिबिट करना चाहता है, मतलब ये दोनों कंपटीशन में रहते हैं। ऐसे कोई अगर डी आ गया है तो जो सी है पहले से ही वहां पर वो इस डी को इनहिबिट करना चाहता है, कंपटीशन करना चाहता है, और ये जो डी है ये इसके साथ में कंपटीशन करना चाहता है। मतलब ये चाहते हैं कि बस हम अकेले रहे, कोई और यहाँ ना रहे। तो जब भी कोई नया आता है या फिर पहले से कोई पुराना है तो उनसे कंपटीशन करते हैं, उनको वहां से भगाने लगते हैं। ये है इनहिबिशन मॉडल। इसके बाद टॉलरेंस में क्या होता है, देखो जैसे ये ए आया है तो यहाँ सब पे छोड़ दिया जाता है कि भाई खुद से ग्रो करो, ना तो हम तुम्हें फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ना तुम्हें इनहिबिट कर रहे हैं, अगर तुम में दम है तो यहाँ सर्वाइव करो और यहाँ रहो। तो ये होता है टॉलरेंस। इसमें हर एक इंडिविजुअल जो है, जो भी यहाँ आया है, वो खुद कंडीशन को टॉलरेट करता है, ना ही उसको कॉम्पिटिशन दिया जाता है, ना ही उसको फैसिलिटी दी जाती है। दिस इज कॉल्ड टॉलरेंस मॉडल।
तो सक्सेशन के अंदर ये 3 मॉडल देखने को मिलते हैं, फैसिलिटेशन, टॉलरेंस और इनहिबिशन, यानी कि 4th ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ओके। आगे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट करेक्ट फॉर द ब्रायोफाइट्स। ये क्वेश्चन भी मैंने पढ़ाया है आपको, इसीलिए मैं आज लेके आई हूँ, ये देखने के लिए और आपको ये बताने के लिए। क्या आपको ये क्वेश्चन याद हुआ? ठीक है, नहीं हुआ है तो मैं बता देती हूँ। जितने भी ब्रायोफाइट्स होते हैं वो होमोस्पोरस होते हैं। उनकी गैमेटोफाइट जो लाइफ फेज है वो डोमिनेंट होती है। इनके जो एंथर होते हैं, मतलब एंथ्रोजोइड्स जो होते हैं, वो कैसे होते हैं? बाइफ्लैजिलेट, मतलब उनके पास 2 फ्लैजिला होते हैं। लेकिन सारे ब्रायोफाइट वाटर को कंडक्ट करने के लिए हाइड्रोइड्स का यूज नहीं करते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है। हमसे पूछा भी क्या है कि नॉट करेक्ट, तो यहाँ 4th ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोडोन इज यूज टू कोड फॉर सेलेनोसिस्टीन इन इकोलाई। इकोलाई के अंदर एक सेलेनोसिस्टीन होता है। देखो पहले हम पढ़ते थे कि जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है उनका नंबर कितना था? 20 था, लेकिन 2 और डिस्कवर हुए हैं, तो अब ये 22 हो गए हैं। तो इनके लिए पहले से ही कोडोन प्रेजेंट थे, लेकिन इकोलाई के अंदर देखने को मिला है। देखो यहाँ देयर इज अ फ्यू एग्जांपल ऑफ कॉन्टेक्स्ट डिपेंड कोडोन्स। फॉर एग्जाम्पल सेलिनोसिस्टीन जो होता है ये कोड किया जाता है UGA से, और हमें पता है कि UGA क्या है? स्टॉप कोडोन है। लेकिन इकोलाई के अंदर ये स्टॉप कोडोन भी एक अमाइनो एसिड को कोड कर देता है जिसका नाम है सेलेनोसिस्टीन। ऐसे ही एक और होता है पायरोलाइसिन, ये कोड होता है UAG से। अगेन ये भी क्या है? स्टॉप कोडोन है। इसीलिए इन कोडोन को क्या बोला जाता है? डुअल मीनिंग बोला जाता है, क्योंकि ये स्टॉप कोडोन की तरह भी एक्ट करते हैं और ये अमाइनो एसिड को भी बना रहे हैं। ठीक है, तो अब की बार तुम्हें क्वेश्चन में ये दिया गया है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे पूछ लिया जाए कि जो पायरोलाइसिन है ये कौन से कोडोन से कोड होता है, तो ये है UAG और ये होता है UGA से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा UGA, यानी कि 1st ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ओके। आगे दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कम्युनिकेटिंग जंक्शन लिंकिंग एडजेसेंट सेल इन द प्लांट्स which permit the small molecules to pass from the cell to cell while blocking the passage of the large molecules। देखो इसमें क्या लिखा है कि मानो मेरे पास ये 2 प्लांट सेल हैं और इन प्लांट सेल को अपने इस तरीके से चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना है, तो यहाँ क्या है ऐसा जो उनको ट्रांसपोर्ट करवाता है? देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, प्लाज्मोडेस्माटा। और यहीं पर अगर एनिमल सेल के बारे में पूछ लिया जाए तो एनिमल सेल के अंदर होता है गैप जंक्शन। मतलब फंक्शन दोनों का सेम है कि जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर जो उनका साइटोप्लाज्म है उसको कनेक्ट करने के लिए एनिमल के अंदर होता है गैप जंक्शन, जबकि प्लांट के अंदर होता है प्लाज्मोडेस्माटा। तो यहाँ आपसे प्लांट के रिगार्ड में पूछा है, तो आंसर हो जाएगा द 3rd ऑप्शन। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है प्लाज्मोडेस्माटा, ये प्लांट का एक सेल है, ये दूसरा सेल है, और यहाँ पर ये इसका साइटोप्लाज्म है और ये इस सेल का साइटोप्लाज्म है। तो इनको कनेक्ट करने के लिए नहीं, ये जो व्हाइट में दिया है ये वैक्यूल्स है, साइटोप्लाज्म यहाँ दिस वन, ये जो येलो वाला पार्ट है दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो ये इस तरीके से कनेक्ट करता है, उसे बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा द 3rd ऑप्शन। तो देखिए हमने बहुत सारे क्वेश्चन आज सोल्व कर लिए हैं और ये लास्ट क्वेश्चन था। सारे क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।